हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने परिवार एसएमसीआई करियर क्लासेज में। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमने टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है वैद्युत। ये बच्चों का बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसमें स्कोर करना बहुत ही आसान होता है और ये ऐसा टॉपिक है जो आपको 11th 12th में भी मिलेगा। ऐसे ही प्रकाश वाला जो हमने पढ़ाया था वो भी आपको 12th में मिलेगा ही मिलेगा। तो जिस बच्चे ने प्रकाश की वो सीरीज ना देखी हो, उसमें हमने 3 लेक्चर लिए, बहुत ही शिद्दत से पढ़ाया है, तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। और ये वैद्युत में भी जो है 3 लेक्चर आपके आएंगे जिसमें हमने इसको कैटेगराइज्ड किया है। पहले जो छोटे क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं वो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद एक सीरीज आएगी, मतलब पार्ट 1 है और पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में जो लॉन्ग क्वेश्चंस इस वैद्युत क्षेत्र से बनाए जाते हैं वो भी हम कराएंगे। उसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसमें सारे न्यूमेरिकल्स जो भी आए होंगे, चाहे वो 2022 का हो, 23 का हो, 24 का हो, 25 का, वो हम सारे सेलेक्ट करके आपको एक ही वीडियो में कराएंगे, ये हमारा वादा है। आइए हम अपना मोटिवेशन कोट के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं कि ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। बहुत ही सही बात लिखी है कि आप जो है धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाइए। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप जो है धीरे धीरे चलिए, अगर चल नहीं सकते तो आप अपने धीरे धीरे कदमों को बढ़ाइए, लेकिन रुकना नहीं है और अपने लक्ष्य को पाना ही है। अगर 95% चाहते तो आप हमारे सीरीज से जुड़ना ना भूलिएगा। आप एक एक वीडियो देखिए और हमने सारे वीडियोस में PYQ कराए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, आराम से छोटी छोटी डिफिनेशन पे क्वेश्चन बनते हैं और 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है कि कूलाम की परिभाषा बताओ। तो लिखा है कूलाम क्या होता है। कूलाम एक आवेश होता है और आवेश कैसे उत्पन्न होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होता है, मतलब जाता है। 3D डायग्राम से समझ लो। जैसे जैसे मान लो ये है, ठीक, ये मान लो जो है तुम्हारा कोई एक तरीके से चालक है। चालक का मतलब तार होता है, याद रखना। ठीक, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करते हैं। ठीक, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं ऐसे। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं तभी आवेश उत्पन्न होता है, और जब आवेश उत्पन्न होता है आवेश को ही कूलाम कहते हैं। बोलो बात समझ में। कूलाम क्या है, ऐसे लिखोगे, जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं ऐसे। ठीक, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित, क्या हो रहा है भाई, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित। जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होता है तब आवेश उत्पन्न होता है और इसी आवेश को हम क्या बोलते हैं, कूलाम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी आवेश को, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक, आवेश उत्पन्न होता है, आवेश का मात्रक ही कूलाम है। ठीक है, आवेश का मात्रक ही कूलाम है। बोलो बात समझ में। ये 2 नंबर में छोटा सा क्वेश्चन पूछा था जो आपको इस तरीके से समझना है कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। जब तार में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है और आवेश ही कूलाम का मात्रक है। बोलो बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारा जाना पहचाना है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कण के अंदर पाए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक, और कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक, बोलो बात समझ में आई। ये है इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो ऋणात्मक होता है, और कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक, बोले याद रखोगे। ठीक, बहुत काम का है, हमेशा काम आएगा। 2011 और 14 में आया था। ठीक, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि आवेश, क्यों, धारा आई और टी में संबंध बताओ। तो ये मान लो, जैसे मान लो ये मान लो कोई चालक है इस तरीके से। ठीक, ये जो है चालक है। ठीक, ये चालक है, और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जो है प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित होंगे तो धारा इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। धारा कैसी जाएगी, धारा की दिशा कैसी होगी, धारा की दिशा कैसी होगी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होगी। ये दिमाग में याद रखना है। ठीक, अब इसमें संबंध क्या है, तो क्या होता है, Q बराबर IT। ठीक, I बराबर T/Q। ठीक, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। ठीक, याद रखना इस चीज को। ठीक, ये तुम्हारा संबंध हो गया। बोलो बात समझ में आई। 2013 में क्वेश्चन पूछा था, ये 2 नंबर का है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, मतलब ये जरूरी आता होगा, क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, वैद्युत धारा की दिशा तथा आवेश की गति की दिशा में क्या संबंध है। अभी हमने जस्ट बताया कि जो वैद्युत धारा होता है, ठीक है, वैद्युत धारा जैसे मान लो ये कोई जो है चालक है। ठीक, इस तरीके से ये कोई चालक है। ठीक, ये कोई चालक है, इसमें एक और चालक बना लो। ठीक, एक और चालक बना लो। ये चालक का मतलब समझते हो कि नहीं, चालक का मतलब होता है तार। इसको चालक किस लिए बुलाते हैं, क्योंकि इसमें आवेश का चालन होता है। ठीक, अगर मान लो आवेश, इसमें एक तरफ आवेश, ठीक, एक तरफ इसमें आवेश और इलेक्ट्रॉन। ठीक, आवेश मतलब अगर इधर बह रहा है, ठीक, आवेश की दिशा इधर है, तो इसमें जो धारा की दिशा होगी, ठीक है, धारा मतलब करंट, धारा की दिशा भी आवेश की दिशा के समान ही होती। धारा की दिशा अगर इस साइड में है तो धारा की दिशा, आवेश धारा की दिशा, ठीक, आवेश की जो दिशा होगी वही धारा की दिशा होगी। क्या लिखोगे, आवेश की जो दिशा होगी वो धारा की दिशा होगी। अगर आवेश इधर मान लो A से B की तरफ बह रहा है तो धारा भी मतलब करंट भी इधर ही फ्लो होगा। ठीक, समझ में आया। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरीके से जा रहे हैं, इस तरीके से, ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत धारा बहेगी। तो अगर ये कोई तार है, ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो धारा किधर जाएगी, धारा की दिशा इस साइड में हो जाएगी। ठीक है, धारा की दिशा किस साइड में होगी, उल्टा। ठीक, धारा की दिशा। बोलो बात समझ में आई। बस तुम्हें 2 लाइनें याद रखनी है, आवेश की दिशा के समान ही धारा की दिशा होती है। अगर कोई तार में आवेश जो है इधर जा रहा है तो धारा भी इधर ही बहेगी, इससे इधर।
ठीक है, ए से बी की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहा है तो धारा इसके उल्टा डायरेक्शन में बहती है। बस इतना याद रखना है, आपके 2 नंबर पक्के। 2016 में आया है। ये छोटी छोटी बातें ही कॉन्सेप्ट बिल्ड करती है, तो दिमाग में रखना। 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो 1 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का मात्रक। ठीक है, तो ये इस तरीके से कहोगे कि जब किसी परिपथ में, जब किसी परिपथ या चालक, और दोनों का मतलब क्या होता है? तार। ठीक है, जब किसी चालक में 1 सेकंड में, ठीक, 1 सेकंड में एक आवेश, ठीक, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो वह 1 एम्पियर कहलाता है। तो वह 1 एम्पियर कहलाता है। बोलो, बात समझ में आई? ये है। ठीक, तो 1 एम्पियर क्या कहलाएगा कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश जो प्रवाहित होता है उसको 1 एम्पियर कहेंगे। बोलो, बात समझ में? मान लो अगर ये कोई जो है चालक है, मान लो चालक का मतलब समझ रहे हो, बार बार कह रहे हैं, चालक का मतलब होता है तार। ये तार है, ठीक है, इसमें जो है आवेश जो है 1 सेकंड में, आवेश जो है मतलब क्यों 1 सेकंड में प्रवाहित हुआ। तो 1 सेकंड में प्रवाहित हुआ तो कितनी, इसको क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हुई। ठीक, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ, उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। 2012 में आया हुआ था क्वेश्चन। दूसरा देखो, लिखा है अमीटर क्या है, इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं। देखो, अमीटर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई चालक है, अगर चालक में तुमने अमीटर लगाया तो उसमें बता देगा कि इसमें कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, कि मतलब 10 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है कि 100 एम्पियर। एक तुमने बॉक्स जैसा देखा होगा कि वो टच करते हैं वो जलने लगता है, उसमें सुई ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होती है, तो उस सुई से हमें क्या पता चलता है कि उसमें कितना करंट है। ठीक है, तो अमीटर क्या है? अमीटर से हम क्या लिखेंगे? अमीटर से हम परिपथ में बहने वाली धारा को मापते हैं। ठीक, क्या करते हैं? मापते हैं। ठीक है, और इसको परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है, इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में, ठीक, कैसे? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, जैसे मान लो कोई इस तरीके से ये है, ठीक, इसमें धारा बह रही है। ठीक, इसमें जो है धारा, करंट जो है बह रही है। ठीक, करंट जो है बह रही है, आई। ठीक, ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट इधर आ जाएगा, बताया ना अभी। तो इसमें अगर हमें इसका करंट मापना है कि इस तार में कितना करंट जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? अमीटर को यहीं पे जोड़ देंगे। ठीक है, अमीटर को ऐसे ही जोड़ देंगे। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ना। ठीक है, और समांतर क्या होता है? जैसे मान लो ये है, इसको हम यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक, इसको हम क्या करते हैं? यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं समांतर। लेकिन तुम्हारे ये काम का नहीं है, अभी जब समांतर वाली बात आएगी तो हम बताएंगे। तुम्हें बस ये याद रखना है कि अमीटर को जो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बोलो, बात समझ में आई?
और वोल्ट मीटर को हम कैसे जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बस दो बातें तुम्हें याद रखनी है कि अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि हमें धारा मापनी है, उसमें करंट मापना है, तो सीधा जाके लगा देना है, तभी तो पता चलेगा। और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, आने वाली क्लास में हम इसका डेरिवेशन भी कराएंगे कि समांतर श्रेणी कैसे होती है और जो श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है और समांतर क्रम में कैसे जुड़ता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा अमीटर को कैसे जोड़ते हैं। बिल्कुल अभी हमने बताया कि किसी धारा में प्रवाहित होने वाला वोल्ट मीटर कैसे जोड़ते हैं, इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। ठीक, समांतर क्रम में। ठीक, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और अमीटर को कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक, श्रेणी क्रम में। ठीक, बोलो बात समझ में। 2024 और 25 में आया हुआ यह है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इग्नोर मत करना। अमीटर और मीटर बहुत ही विधिवत से पढ़ाने वाले हैं। ठीक, देखो लिखा है किसी चालक ए बी में, तो पहले कोई चालक बना लो। चालक का मतलब क्या है, तार। ठीक है, ये जैसे मान लो ये तार है, ठीक, और ये ए और बी है। ठीक, तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर बह रहा है, तो ये मान लो इलेक्ट्रॉन जो है किधर जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो धारा की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के विपरीत के विपरीत। ठीक है, तो लिखोगे धारा की दिशा, धारा मतलब आई, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। बोलो बात समझ में आई। 2016 में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको दिमाग में ये बात रखनी ही रखनी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, लिखा है आवेश क्यों, विभवांतर तथा कार्य W में संबंध बताओ। तो आवेश, तो पहले फॉर्मूला इसका लिख लो, V बराबर होता है W/Q। ठीक, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। अब इसकी डिफिनेशन क्या होती है, एक बार डिफिनेशन देख लो। V क्या है, विभवांतर। V क्या है, विभवांतर है। ठीक, W क्या है, यही तो कार्य है, ये क्या है, कार्य। और V क्या है, V आवेश, Q क्या है, आवेश है। ठीक, क्या है, आवेश। इसकी डिफिनेशन लिख लो। डिफिनेशन क्या है कि किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है या जितना कार्य किया जाता है उसको हम विभवांतर बोलते हैं। कैसे लिखेंगे, किसी आवेश को किसी परिपथ में, ठीक, क्योंकि आवेश किसमें होगा, परिपथ का मतलब तार। ठीक, किसी परिपथ में क्यों आवेश को, ठीक, क्यों आवेश को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक, क्या लिखोगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है, जाने में जितना कार्य, ठीक, कार्य का मतलब W और W का मतलब जूल। ठीक, कार्य, ये जूल ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, किया जाता है, किया, जितना कार्य किया जाता है उसको विभवांतर कहेंगे। क्या बोलेंगे, उसको विभवांतर बोलेंगे, विभवांतर कहते हैं। बोलो बात समझ में आई। ये है तुम्हारी डिफिनेशन। ठीक, इस तरीके से 2014 में आए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इन बेसिक क्वेश्चन, ये जो बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक, इन क्वेश्चंस को बिना पढ़े आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतना मान के चलो। तो आपने अगर ये क्लास अच्छे से देखी
तभी आप न्यूमेरिकल में कमांड अच्छा सा बना पाएंगे। ठीक, देखो क्या लिखा है, ओम के नियम की परिसीमाएं लिखिए। देखो ओम का नियम क्या होता है कि अगर मान लो कोई चालक है, ठीक है, चालक का मतलब कोई तार है, उस तार की लंबाई फिक्स कर दो, ठीक है, और उसका जो क्षेत्रफल है वो फिक्स कर दो, और जो उस तार का जो मटेरियल है उसको फिक्स कर दो, ठीक, उसके बाद ही अप्लाई होता है ओम का नियम। ठीक, तो ओम की परिसीमाएं क्या हो जाएंगी, किसी चालक की चालक बार बार बोल रहे हैं, चालक का मतलब कोई तार है, ठीक है, जिसमें धारा बहती है, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ठीक, कॉमा लंबाई हो गया, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और उस चालक का पदार्थ, उस चालक का पदार्थ समान रहना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, समान, बदले ना, समान हो, तब ओम का नियम लागू होता है। ठीक, होता है। ठीक, यहाँ पे लंबाई, एक और पॉइंट कर लो, प्रतिरोध, ठीक है, लंबाई कॉमा क्षेत्रफल और प्रतिरोध, ठीक, प्रतिरोध। वैसे भी प्रतिरोध है जो लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक, लंबाई मतलब L और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, A, जिसको एरिया बोलते हैं, ठीक है, और प्रतिरोध जिसको हम R, ठीक, R बोलेंगे, ठीक, ये, और उसका पदार्थ जो उसका मटेरियल वो समान होना चाहिए, तभी जो है ओम का नियम लागू होगा। ये इसकी परिसीमाएं हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान से सारी चीजें सुनते रहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। ठीक है, देखो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है, पहले समझ लो, देखो मान लो रॉ बराबर RA/L, ठीक, ये फॉर्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक, यहाँ पे ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक, प्रतिरोध, ठीक, और यहाँ पे R क्या है, सिर्फ प्रतिरोध है, ठीक, प्रतिरोध, ठीक, A क्या है, क्षेत्रफल, क्या है, क्षेत्रफल, और L क्या है, चालक की लंबाई, ठीक, चालक की लंबाई। ठीक, अब देखो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब हम इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखा है, चालक के विशिष्ट प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, तो लिखोगे किसी चालक में, किसी 1 मीटर चालक में, लिखोगे 1 मीटर लंबाई में और उसका 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में लगने वाला
ठीक, में लगने वाला प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर कर रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध और उसका जो क्षेत्रफल है और लंबाई, इन पे जो है विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। याद रखना इस चीज को, और ये लाइन लिख भी लेना। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? 1 मीटर लंबाई में और उसका 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में लगने वाला प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, ये किन किन बातों पे निर्भर करेगा? चालक का प्रतिरोध और चालक का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक, और उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013, 24 और 25 में भी आया हुआ था। ठीक, याद रखना इस चीज को। और 26 में अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई है तो 26 में भी आएगा, लेकिन ये आता जरूर है। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल क्या दिया है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी यहाँ पे ऐसे निकाल लो। इसका क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। ठीक है, ओम होगा। ठीक, इसको यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? देखो, ये प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। ओम होगा। और ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और लेंथ भी मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या आ जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक मीटर ओम। ठीक है, क्या आ जाएगा? ओम मीटर। ठीक, बोलो बात समझ में आई? ये होगा तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक 25 ओम का प्रतिरोधक 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है। प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा की गणना करो। ऊष्मा मतलब H। H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I²RT। ये फॉर्मूला है। पेज क्या है? इसमें पेज नहीं है, लेकिन हम आपको नेक्स्ट पेज पे बता ही देते हैं। ठीक, देखो, विशिष्ट प्रतिरोध ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? H बराबर I²RT। ये तुम्हारा संबंध होता है ऊष्मा और प्रतिरोध में। ठीक, ऊष्मा प्रतिरोध में हमें यही निकालना है कि उस चालक में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई है। जैसे मान लो ये चालक है, मान लो तार है, इसमें बहुत देर से जो है करंट बह रहा है, तो ये जो है तार गर्म हो जाएगा ना, इसी को बोलेंगे इसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई। ठीक, देखो इसमें क्या क्या डाटा? आर का मान 25 ओम दिया है। पहले डाटा रख लो, आर का मान कितना दे रखा है? 25 ओम। ठीक, और क्या दे रखा है? 12 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। ठीक, V का मान कितना है? 12 वोल्ट। ठीक, 12 वोल्ट। और प्रति मिनट मतलब T का मान कितना दे रखा है? T का मान 1 मिनट दे रखा है। 1 मिनट, तो इसको सेकंड में चेंज कर लो तो क्या आ जाएगा? 60 सेकंड। 60 सेकंड। ठीक, T का मान 60 सेकंड। ये डाटा दिया गया, हमें यहां तक पहुंचना है H का मान, तो हमें I का मान नहीं पता है। I के लिए फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर क्या होता है? V बराबर I R होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। ठीक, ये फॉर्मूला है, याद रखना, बहुत काम का है। ठीक, ये फॉर्मूला है, इसी में मान जो है रख दो। किसका? V का मान दिया है और R का मान दिया है। V का मान कितना दिया है? 12 और R का मान 25। ठीक, ये I का मान दे रखा है। I का मान यहाँ पे उठा के रख लो। I² मतलब ये 2 बार लिखोगे, 12 बटे 25 का स्क्वायर, और R का मान 25 और T का मान 60। ठीक, तो H बराबर, देखो अब हम H बनाना सही से सीख गए हैं, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट थे वो कहते थे सर आपका H और N में डिफरेंस नहीं समझ में आता, तो अब हमने H इस तरीके से बनाना सीख लिया। समझ में आया? ठीक, देखो
12 गुणे 12, 25 गुणे 25 इंटू 25 गुणे 60। ठीक, तो 25 से 25 कैलकुलेशन नहीं आती है तो सीख लो, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 5 25 25 और 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक, अब देखो 12 12 सब बचे हैं, तो h बराबर इसको भी कट कर दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 चक्कू 20। ठीक, 12 और 12 की जब गुणा कराओगे 144 होता है। फिंगर टिप्स पे जो है तुम्हारे कैलकुलेशन होनी चाहिए। 12 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 13 का 169, 14 का 196। इस तरीके से याद होना चाहिए। 12 और 12 की गुणा कराओगे 144 और गुणे ये इस तरीके से। अब इन दोनों की गुणा करा लो। मान लो ये दिमाग में नहीं कर पाओगे, लिख के करना। क्या हो जाएगा 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 17 और 4 5। ठीक, 8 8 2 6 5। ठीक, ये आ जाएगा तुम्हारा हीट कितना आ जाएगा, ये जूल में ही होगा। ठीक, बोलो बात समझे। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन होगा। स्क्रीन है। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक, आगे बढ़े, इस क्वेश्चन पे आए। वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से क्या समझते हैं। ठीक, देखो किसी परिपथ में बहने, किसी परिपथ में धारा जब बहती है तो उस परिपथ का ताप जो है बढ़ जाता है, उसको हम बोलेंगे ऊष्मीय प्रभाव। क्या लिखेंगे, इसको अब इरेज कर दे, इसका काम हो गया है। ठीक, देखो लिखा है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। लिखोगे जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उस चालक का ताप में वृद्धि हुआ है, तब उस चालक में ताप बढ़ जाता है। ठीक, बढ़ जाता है। ये जो ताप बढ़ा है इसी को बोलेंगे ऊष्मीय प्रभाव। इस बढ़ते हुए ताप को, इस बढ़ते हुए ताप को ऊष्मीय वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक, बोलो बात समझ में आई। 2013 और 25 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कमरे के हीटर से होकर बहने वाली वैद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसमें, अगर मान लो तुम्हारे घर में हीटर रखा है, ठीक है, हीटर रखा है और जो उसमें करंट बह रहा है उसको दो गुना कर दो, तो जो हीटर जो हीट फेंकता है वो कितनी फेंकेगा ये पूछ रहा है। तो फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर RT, ये होता है फॉर्मूला, बताया है ना। अब कह रहा है कि जो धारा है, पहले धारा I थी, अब उसके बाद 2I कर दो, मतलब दो गुना कर दो, लिखा है ना, दो गुना कर दो, तो दो गुना कर दी, तो I की जगह क्या लिखोगे 2I स्क्वायर RT। ठीक, तो H बराबर ये क्या हो जाएगा 4I स्क्वायर RT। ठीक, और I स्क्वायर RT क्या था, वो तो H ही था ना,
ठीक है, तो कितना हो गया, 4 गुना हो गया। ठीक, कितना हो गया, 4 गुना। ठीक, कितना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक, 4 गुना, 4 गुना, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, बोलो बात समझ में आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लिखा है कि विद्युतीय स्त्री कुंडली शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु में क्यों बनाई जाती है। तो सबसे पहले बताओ स्त्री क्या होता है, बताओ भाई स्त्री क्या होता है। प्रेस, बिल्कुल सही बात। तो बोला है कि विद्युतीय स्त्री की कुंडली शुद्ध धातु की बजाय मिश्र धातु से क्यों बनाई जाती है। उसके अंदर जो वो जो होता है जिससे तुम प्रेस करते हैं, तो वो शुद्ध धातु का ना बना के उसमें मिक्सचर ऑफ मेटल्स डाल के बनाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मिश्र धातु होती है उसका जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है। ठीक है, उसका प्रतिरोध अधिक होगा तो जो स्त्री प्रेस होगी वो ज्यादा गर्म होगी और तुम अपना काम आसानी से कर सकोगे। लेकिन शुद्ध धातु में क्या होता है कि उसका ताप बढ़ाने पे जो धातु होगा उसका ताप जो है अच्छे से बढ़ नहीं पाता है, इसीलिए हम मिश्र धातु इस्तेमाल करते हैं। बोलो बात समझ में आई। लिखना जरूरी है क्या, नहीं ज्यादा नहीं, अपने हिसाब से लिख लो ना। ठीक, इसके 2 कारण बोला गया है। ठीक, तो 2 कारण लिख लो। पहला कारण क्या है, ठीक, मिश्र धातु का प्रतिरोध अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक, ये पहला। दूसरा क्या है, मिश्र धातु का जो गलनांक होगा, ठीक है, या मिश्र धातु का ताप अधिक हो जाता है। ठीक, हो जाता है, या यहाँ पे लिख सकते हैं उसका गलनांक अधिक होता है। ठीक, क्या लिखोगे, गलनांक अधिक होता है, अधिक होता है। बोलो बात समझ में आई। 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2026 में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। ध्यान से देखना सारी चीज। देखो 2023 और 25 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, घरेलू वैद्युत परिपथ में विभिन्न उपकरणों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें जो विभवांतर होता है वो समान रूप से बहता है, पहला ये कारण। दूसरा, जब हम उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो अगर एक युक्ति खराब हो जाती है तो दूसरी युक्ति काम करने लगती है। ठीक, क्या लिखोगे, पहला कारण क्या है, ठीक, समांतर क्रम में जोड़ने पर युक्ति मतलब कोई वस्तु, ठीक, या कोई चालक, युक्तियों में विभव समान रूप से रहता है, विभव समान रूप से रहता है। ठीक, रहता है। बोलो बात समझ में आई। दूसरा क्या है, समांतर क्रम में जोड़ने पर युक्तियों, समांतर क्रम में जोड़ने पर युक्तियां, जोड़ने पर एक युक्ति खराब होने पर दूसरी बंद नहीं होती है। ठीक, एक युक्ति खराब हो जाने पर दूसरी युक्ति बंद नहीं होती। ठीक, मतलब काम करती रहती। ठीक, बंद नहीं
होती, बंद नहीं होती है, ठीक, होती है, ठीक। बोलो बात समझ में? इस तरीके से है। तो ये 2023 और 25 में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो हम समांतर श्रेणी में समांतर क्रम में अगर हम लगाएंगे, ठीक है, अगर समांतर क्रम में हम लगाते हैं प्रतिरोध, तो या समांतर क्रम में युक्तियां जब हम लगाते हैं तो जो विभव होगा, वोल्ट होगा, वो समान रूप से बहता है, ठीक। और अगर एक युक्ति खराब होगी तो दूसरी युक्ति बंद नहीं होगी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा लिखिए और एमकेएस में वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक की परिभाषा लिखिए, एमकेएस पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक भी लिखिए, ठीक। तो देखो पहले फॉर्मूला लिख लो, सामर्थ्य का मतलब पावर, ठीक। तो P बराबर W/T होता है, ठीक। अब इसका परिभाषा क्या होगी, परिभाषा क्या होगी कि एक सेकंड में किया गया कार्य, ठीक, एक सेकंड में किया गया कार्य उस कार्य की सामर्थ्य को दर्शाता है, ठीक। ऐसे लिखोगे, किसी वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में एक सेकंड में, ठीक, एक सेकंड में किसी वैद्युत परिपथ में एक सेकंड में किया गया कार्य वैद्युत सामर्थ्य कहलाता है, ठीक। क्या कहलाएगा? वैद्युत सामर्थ्य कहलाता है, ठीक। बोलो बात समझ में आई? और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड, ठीक। मात्रक क्या हो जाएगा? अब मात्रक किसमें? एमकेएस में, ठीक है। एमकेएस में इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड, ठीक, जूल पर सेकंड, ठीक। याद रखोगे, ये इसका मात्रक हो गया, ठीक। याद रखना इस चीज को, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। दूसरा क्या है? वैद्युत बल्ब में तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो तुमने देखा होगा जो पीला वाला बल्ब आता है, ठीक, उसमें जो अंदर जो हल्का सा लगा होता है ना, टंगस्टन का ही बना होता है। जो तंतु हल्का सा बहुत ही पतला होता है वो हट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, कहीं पे हल्का सा टूट गया तब भी बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो वो मतलब टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन का क्यों बना होता है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, क्योंकि टंगस्टन का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही उच्च होता है। जब प्रतिरोध उच्च होगा तो हीट को बहुत ही पकड़ के रखेगा और उजाला ज्यादा करेगा, ठीक। पहली बात ये। दूसरी बात, टंगस्टन का जो गलनांक होता है लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए गलता नहीं। अगर मान लो कोई दूसरा कॉपर ऑपर का लगा दिया, तुम उसमें जो है टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक, आवेश बढ़ाओगे मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो पिघल जाएगा तो उजाला ही नहीं कर पाएगा। तो इसको लिख लो, क्या लिखा है? टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन का प्रतिरोध अति उच्च होता है, ठीक, अति उच्च होता है, ठीक। पहला कारण ये है, ठीक। दूसरा, इसका जो गलनांक होगा, ठीक, गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। ये दो मेन कारण है, इसीलिए टंगस्टन को जो है, जो वैद्युत वाला बल्ब होता है उसमें तंतु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है कि ओम का नियम। इस चैप्टर में ओम के नियम के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कहीं पे भी लगाना है तो V बराबर IR का फॉर्मूला लगता ही लगता है। देखो ये 2011, 13, 19, 22 और 23 में भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं आज हम विधिवत रूप से कि ओम का नियम कैसे सत्यापित करते हैं, ठीक। बोला है ओम का नियम सत्यापन। तो ओम का नियम कहाँ पे लगता है? ओम का नियम क्या होता है? ध्यान से देख लो। देखो किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ठीक,
क्या लिखोगे? किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं क्या है? जैसे चालक की लंबाई, ठीक, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई या उसका क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक, उसका क्षेत्रफल या और ताप और चालक का पदार्थ, चालक का पदार्थ अपरिवर्तित करने पर, ठीक, अपरिवर्तित पदार्थ अपरिवर्तित करने पर, ठीक, अपरिवर्तित करने पर, ठीक। मान लो कोई चालक है, तार है, उसका ना ही तुम उसकी लंबाई बदलो, ना ही उसका पृष्ठीय क्षेत्र बदलो और ना ही उसका पदार्थ बदलो, मटेरियल ना बदलो, ठीक। फिर उसमें बहने वाली धारा, ठीक, उसमें उस चालक में बहने वाली धारा, ठीक, उस चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाले विभवांतर के बराबर होती है, ठीक। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, चालक की लंबाई, क्षेत्रफल, ताप और चालक का पदार्थ अपरिवर्तित करने पर चालक के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला उत्पन्न गलत हो गया है, देखो, उत्पन्न होने वाला विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। क्या लिखोगे? चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक, अनुक्रमानुपाती होती, ठीक। ये है तुम्हारा ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि अगर कोई चालक है, उसका ना ही लंबाई बदलो, ना ही उसका क्षेत्रफल बदलो, ना उस चालक का पदार्थ का जो मटेरियल है वो बदलो, तो उस चालक के बीच में लगने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब V अनुक्रमानुपाती होगा I के, ठीक। अब जब ये अनुक्रमानुपाती हटता है तब R आता है, तो V बराबर RI, और ये जो R है, यही नियतांक है, ठीक। R क्या है? नियतांक है। बोलो, बात समझ में आई? और R ही ये प्रतिरोध है, ठीक। यही क्या है? प्रतिरोध, ठीक। बोलो, बात समझ में आए? ये प्रतिरोध यहां से निकल गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देगा। अब इसका सत्यापन कैसे करेंगे? लिखा है ओम का नियम सत्यापन। पहले हम बना लेते हैं कि ओम का नियम सत्यापन करने के लिए कैसे अरेंजमेंट होगा। मान लो ये बैटरी ले ली, ठीक है, ये बैटरी ले ली, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा प्रतिरोध लगा दिया और यहाँ पे अमीटर हमने लगा दिया, ठीक, अमीटर, यहाँ पे जो है हमने अमीटर लगाया, ठीक। यहाँ पे हमें जो है इसका प्रतिरोध मापना है, ठीक। और हम वोल्ट मीटर इसके श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये इसका अनुक्रम होता है। ये क्या है? बैटरी है, ठीक है, क्या है? बैटरी है, ठीक। अब ये क्या है? एम्पियर, इसमें धारा मापते हैं, ठीक। ये क्या है? अमीटर, ये अमीटर है, और ये क्या है? वोल्ट मीटर, ये क्या है? वोल्ट मीटर। ये हमारा अरेंजमेंट है। अब देखो इसमें क्या होगा कि
ओम का नियम केवल धात्विक चालकों तथा मिश्र धातु के लिए सत्य है। बहुत सही बात लिखी है। इस प्रयोग के लिए कंस्टेंटन यूरिका अथवा मैग्नीन, ठीक है, का एक प्रतिरोधक तार लेते हैं और इसके श्रेणी क्रम में एक बैटरी जोड़ देते हैं। ठीक, ये है, ये किस चीज का बना हुआ है? यूरेका। ठीक, किसका बना है? यूरेका का। और ये है क्या? प्रतिरोध। ठीक है, एक श्रेणी क्रम में एक बैटरी ले ली, ये क्या है? ये बैटरी है। ठीक है, धारा नियंत्रक अमीटर ले लिया, ये क्या है? अमीटर ले लिया, इसे धारा पे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और एक वोल्टमीटर प्रतिरोध तार के बीच में लगा दिया, ये वोल्टमीटर लग गया। ठीक, बोलो बात समझ में आई? अब क्या है? कुंजी के लगाते हुए, तो कुंजी के एक लगा लो, छोटे सी कुंजी लगा लो। ठीक, मान लो यहाँ पे कुंजी लगा ली। ठीक, और ये कुंजी इस तरीके से है। ये इस तरीके से है, इस तरीके से। ठीक, लिखा है। और ये क्या है? कुंजी के लगाते ही परिपथ में वैद्युत धारा बहने लगती है। अगर तुम इसको ऐसे बंद कर दोगे तो धारा ऐसे बहने लगी। ये वाली कुंजी अगर तुम ऐसे बंद कर दोगे, ठीक है, ये तार इसमें टच हो जाएगा तो बैटरी लगी, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक, धारा का मान अमीटर ए से प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर V से बढ़ने लगता है। तो जो धारा का मान है अमीटर से होते हुए विभवांतर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, धारा नियंत्रक परिपथ में बहने वाली धारा को बदल कर धारा तथा विभवांतर का मान पढ़ते जाते हैं। ठीक, जैसे बैटरी है, यहाँ पे क्या कर, ये अमीटर है, इसमें जो है धारा हम पहले 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। यहाँ पे हम धारा का मान बदल सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही धारा का मान बदलेंगे V का मान भी बदलेगा। ठीक है, जो ये मान निकल के आएगा वो कांस्टेंट निकल के आएगा। ठीक, प्रत्येक क्षण V तथा I का मान अनुपात जो निकल के आएगा वो समान आएगा। ठीक है, इस तरीके से। जैसे मान लो एक ग्राफ बना लो तुम। ठीक, ग्राफ से ये चीजें समझ में आएंगी तुम्हें। ठीक, ग्राफ बना लो, ये ग्राफ बना लिया। ठीक, ये ग्राफ है। ठीक, इसमें V का ग्राफ बनाओ और I का ग्राफ बनाओ। ठीक, V और I का ग्राफ हमने बनाया। ठीक, अब जो तुम्हारा बोला गया, जैसे जैसे धारा का मान बदलेगा वैसे ही V का मान भी बदलेगा। मतलब V बराबर IR होता है, तो I बराबर V बटे I, इसका जो अनुपात आया है वो समान आएगा। तो मान लो हर पॉइंट पे जो भी अनुपात होगा वो समान होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो जो R का मान आएगा V बटे I आएगा। ठीक, ये तुम्हारा जो है इसको इतना तुम कर लोगे तो तुम्हारे नंबर पक्के हैं। बोलो बात समझ में? आज के लिए इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने लॉन्ग आंसर बताए हैं कि कैसे आपको एग्जाम में करने हैं। वो 5-5 नंबर के हैं, उसको करना ना भूलें। आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस सीरीज के साथ जुड़िए, आपको बेहद मजा आने वाला है, क्योंकि हमने जितने PYQ लिए हैं वो बहुत ही शानदार है और आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही। इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।